नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आज देख रहे हैं यौम मनी, हमारा खास शो जो हम लेकर आते हैं आपके लिए ताकि आपकी मदद कर सके पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने में, आपकी पोर्टफोलियो प्लानिंग में हेल्प करने के लिए। आपने जो फंड्स चुने हैं वो बेहतर है या फिर नहीं, हर तरीके का सवाल आपके पास है, कोई कंफ्यूजन है तो यौम मनी के जरिए उस कंफ्यूजन को कर सकते हैं दूर। कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं यौम मनी में? आप व्हाट्सएप, ईमेल या सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ईमेल है yomani@18.com। फेसबुक और एक्स पर जाएंगे तो ये शो लाइव देख सकते हैं, पोस्ट भी कर सकते हैं सवाल #AskUs यौमनी लिखकर। आज हमारे साथ है आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए मनी मंत्रा के फाउंडर विरल भट्ट। विरल, नमस्कार, स्वागत है आपका। और क्वेरीज लेंगे उससे पहले पोर्टफोलियो बिल्डिंग से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को टच करेंगे। और आमतौर पर एक गलती ज़्यादातर इन्वेस्टर्स करते हैं जब वो ओवर डाइवर्सिफिकेशन कर लेते हैं एक पोर्टफोलियो में। तो आपसे जानना चाहेंगे, जो इन्वेस्टर जो समझते हैं कि ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स उनके पोर्टफोलियो में रहेंगे तो बेटर रिटर्न्स मिलेंगे, क्या ये सही है या गलत? नमस्कार दीपाली, सभी दर्शकों को भी नमस्कार। शुक्रिया आपने शो पे बुलाया। देखिए दीपाली, ये तो पहले तो ये बात गलत है, एकदम गलत है। हम बहुत बार जब क्वेरीज भी लेते हैं हमारे शो में, तब हम देखते हैं कि पोर्टफोलियो में बहुत सारे फंड्स आ जाते हैं। यानी कम से कम 10, 12, 15, 20 तक फंड लोग निवेश करते हैं और कई कई किस्सों में तो बहुत उससे भी ज़्यादा फंड्स दिखाई देते हैं। तो ज़्यादा फंड होना यानी ज़्यादा रिटर्न्स मिलना ये ज़रा भी नहीं है। कुछ यहाँ पे मैंने ऐसी बातें रखी है कि जो लोगों के दिमाग में एक मिथ ये होते हैं कि अगर मेरे पोर्टफोलियो में ज़्यादा फंड्स हैं तो मुझे ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। एक एक करके मैं कुछ बताना चाहूँगा कि गलतियाँ अगर ये करते हैं, ज़्यादा अगर फंड्स अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं तो क्या गलतियाँ हो सकती है। यानी पहला तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि वो एक ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। हमको डाइवर्सिफिकेशन करना है, उसके ऊपर फोकस रखना है। पर अगर मेरे पोर्टफोलियो में मान चलिए कि 8 फंड से ज़्यादा, 6-8 फंड से ज़्यादा अगर फंड्स हो जाते हैं तो वो ओवर डाइवर्सिफिकेशन में हो जाता है। अभी बहुत बार ये भी देखा गया है कि सेम कैटेगरी के सेम फंड्स हो जाते हैं, एक ही एमसीज के 3-4 फंड्स हो जाते हैं। बहुत बार कोई नया फंड आता है तो मुझे लगता है कि ये नया फंड बहुत इंटरेस्टिंग है तो चलो मैं इसमें निवेश कर देता हूँ, तो वो एनएफओस के वजह से भी हमारे पोर्टफोलियो में ज़्यादा फंड्स हो जाते हैं। तो ये ओवरलैपिंग हो जाती है, ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है पोर्टफोलियो के अंदर। दूसरी बात एक ऐसी होती है कि मैं एसआईपी से निवेश करता हूँ दीपाली, तब एसआईपी के वजह से मैं एसआईपी मान के चलिए मैं 1000 रुपये की एसआईपी सोचता हूँ। अभी धीरे धीरे मैं मेरे पोर्टफोलियो में 4 फंड 5 फंड जुड़ता हूँ, फिर मेरी जैसे कैपेसिटी बढ़ती है इन्वेस्टमेंट और करने की, पर मैं एसआईपी को अमाउंट को वही रखता हूँ और नए फंड्स लेते चलता हूं। तो उससे क्या हो जाता है कि मेरे पोर्टफोलियो में 10-15 फंड्स हो जाते हैं। तो ये भी एक स्ट्रेटेजी गलत है। हर फंड देखिए, अगर आप देखें तो एसआईपी की अमाउंट अगर आप बढ़ाते भी है और वही फंड के अंदर यानी ओवरऑल 6-7 फंड का पोर्टफोलियो बनाइए, उसमें ही आप अमाउंट वापस से ऐड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि नया फंड को ऐड करना। देखिए, रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहे थे, रिस्क को भी डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए, उसमें भी कोई ऐसी गलत नहीं बात है। पर रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ज़्यादा सोचने के वजह से वो रिस्क भी ओवर डाइवर्सिफाइड हो जाता है। कई बार हमारे पोर्टफोलियो में 3 से 4 फंड स्मॉल कैप के हो जाते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि स्मॉल कैप ज़्यादा रिटर्न दे रहा है तो मैं ज़्यादा स्मॉल कैप में डालूंगा तो मुझे ओवरऑल रिटर्न ज़्यादा मिल जाएंगे। ऐसा ज़रा भी नहीं है। आपके रिस्क को आपको देखना चाहिए, बार बार रिव्यू करना चाहिए। और हमेशा हम ये कहते हैं कि भाई आपके पोर्टफोलियो में 6-7 फंड अगर होते हैं तो बहुत ही बढ़िया। देखिए, और एक बात हम हमेशा कहते हैं दीपाली कि गोल प्लानिंग सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। हम ज़्यादा फंड यानी ज़्यादा रिटर्न ये कहीं भी सही नहीं है। हमारा प्लानिंग, हमारी जो इन्वेस्टमेंट्स है और हमारा फंड सिलेक्शंस है, हमारे गोल के मुताबिक होना चाहिए। मेरा गोल 3 साल के बाद है तो मैंने कोई एक पर्टिकुलर फंड लिया, उसको मैंने वो गोल के साथ टैग कर दिया, राइट। अभी हमारे गोल्स ऐसे तो नहीं होंगे कि 10, 15, 20 गोल हो जाएंगे। हमारे गोल्स भी होंगे 4 या 5 या 6 के आसपास हमारे गोल होंगे हमारे ओवरऑल लाइफ स्पैन में। तो गोल के हिसाब से फंड्स के एलोकेशन करिए, नहीं कि मेरे पास ज़्यादा फंड्स होंगे तो मुझे ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। और अंतिम में यही मैं कहूँगा कि ओवरऑल
गोल प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट करिए, टाइम होराइजन पॉइंट ऑफ व्यू से करिए। मल्टीपल कैटेगरी के फंड्स अगर होंगे तो ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा, डाइवर्सिफिकेशन नहीं होगा। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, अगर ओवरलैपिंग कोई करता भी है अपने पोर्टफोलियो में तो इसका ओवरऑल पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस पर क्या असर देखने को मिल सकता है? देखिए, ओवरलैपिंग में भी कैसा है कि अगर आप देखेंगे ना दीपाली, तो ओवरऑल अगर आज जितने भी एएमसीज हैं 46-47 एएमसीज होगी, मान के चलिए स्टॉक मार्केट में आज के दिन में 6 से 7 हज़ार कंपनियां लिस्टेड है। और जितना हमारा इंटरेक्शन होता है फंड मैनेजर्स के साथ या सीईओस के, सीआईओस के साथ, फंड मैनेजर्स एएमसीज के, हमको समझ में आता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 300 से 500 कंपनी में ही वो इर्द गिर्द उनका पोर्टफोलियो बनता है। अभी अगर आप कोई फ्लेक्सी कैप फंड उठाकर देखिए या मल्टी कैप फंड उठाकर देखिए तो 70 से 80, ज़्यादा से ज़्यादा 90 स्टॉक्स में वो निवेश करते हैं। उनका जो यूनिवर्स होता है वो 300-400 कंपनीज में ही चलता है, राइट। ज़्यादा से ज़्यादा आप स्मॉल कैप में एक्सपोजर ले सकते हैं, स्मॉल कैप में 100 से 120 कंपनियाँ आप निवेश करते हैं, तो आपके पास आपका यूनिवर्स ही इतना छोटा है, राइट। तो ये बात सही है कि भाई अगर आपका यूनिवर्स छोटा है, जब आप निवेश करेंगे कोई पर्टिकुलर पोर्टफोलियो में या स्टॉक के पोर्टफोलियो बनाएंगे तो आपके दूसरे कैटेगरी के जो फंड्स हैं, यानी आपके एएमसीज के ही दूसरे फंड्स में ओवरलैपिंग होना लाजमी है। और एएमसी वाइज भी ओवरलैपिंग होना लाजमी है। जैसे अगर मैं कोई लार्ज कैप फंड देखता हूं, राइट, तो लार्ज कैप में हम अभी ऐसा क्यों कहते हैं कि आप इंडेक्स फंड में निवेश करिए लार्ज कैप के बदले, क्योंकि वहां पे 50 स्टॉक्स 30 स्टॉक्स का ही यूनिवर्स है, तो वो वहां पे ओवरलैपिंग होने ही वाला है। तो आपके पोर्टफोलियो में अगर 3-4 लार्ज कैप फंड्स हो गए या 2-3 लार्ज कैप इंडेक्स फंड हो गए तो ओवरलैपिंग डेफिनेटली रहेगा, और ओवरलैपिंग के वजह से डाइवर्सिफिकेशन नहीं होगा, ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। ओके, चलिए, तो ये आपको समझाया गया है कि आइडियल स्ट्रैटेजी पोर्टफोलियो को लेकर क्या होनी चाहिए, ओवरलैपिंग से क्यों बचना चाहिए, क्या इम्पैक्ट आपके पोर्टफोलियो पर हो सकता है। क्वेरीज को करते हैं शामिल। पहले व्यूअर पीके दास जम्मू कश्मीर से हमारे साथ कनेक्टेड है। दास साहब नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैडम। नमस्कार। नमस्ते, पूछिए सवाल। सर, मेरे पास एक कोटक मिड कैप है, एक मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप इंडेक्स फंड है, और मोतीलाल ओसवाल का मिड एंड लार्ज कैप है, और एक बंधन स्मॉल कैप, इनमें 2-2000 है, और पीपीएफएस फ्लेक्सी कैप में 5000 है। ये 5 साल के बाद ये क्या मेरा पोर्टफोलियो सही है, और 5 साल के बाद ये कितना करपोस हो जाएगा, ये गया पहला सवाल है। उसके बाद उसके बाद मेरे पास एक ऑनलाइन चिल्ड्रन सेविंग प्लान है, एजुकेशन प्लान, 15,000 पर मंथ है। ये थोड़ा सा मुझे ठीक नहीं लग रहा है, ये थोड़ा सा बता सकते हैं तो ठीक रहेगा। ओके ओके, ये तो इन्होंने बोलिए। ये 5 साल के लिए बताया था, 15,000 पर मंथ रखेंगे तो 5 साल में 9 लाख हो जाएगा, 18 लाख का वो दिए थे इंश्योरेंस, और बताया था कि 1 करोड़ से एबव हो जाएगा। मुझे ये नहीं लग रहा है कि हो जाएगा आफ्टर 10 ईयर, उसके बाद टोटल 15 साल रखने के बाद। तो बेसिकली इन्होंने यूलिप में पैसे डाले, चाइल्ड इन्वेस्ट, और इसके अलावा इनका जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है, जैसे उन्होंने बताया विरल, कोटक मिड कैप 2000, 5000 पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल लार्ज मिड कैप में 2000 मोतीलाल ओसवाल मिड कैप इंडेक्स में, और एचएसबीसी स्मॉल कैप इंडेक्स में 2000। 5 इयर्स का होराइजन है, 13,000 की सिप है, टोटल वैल्यू पोर्टफोलियो के 7 लाख है। तो एक्टिव पोर्टफोलियो पर तो राय चाहिए जैसे इन्होंने मेंशन किया, प्लस इस यूलिप पर भी आपके कमेंट्स, क्या सजेशंस। देखिए, यूलिप के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहूँगा दीपाली, मैं हमेशा पर्सनली ये कहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को मिक्स मत करिए, राइट। जब यूलिप की बात करते हैं तो इंश्योरेंस का एक कॉर्पस होता है, एक अमाउंट आपको मिलती है, और साथ में इन्वेस्टमेंट्स होता है। अभी जो इन्वेस्टमेंट होता है वो वैसे रहता है म्यूचुअल फंड जैसा ही, राइट, पर कुछ चार्जेस इन्वॉल्व रहते हैं, थोड़ा सा लॉक इन होता है, आप लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इतना एफिशिएंट नहीं रहता है। इसके लिए जब इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं तो आपका पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड से आप बनाइए, और इंश्योरेंस जब आपको लेना है, अगर आपके दिमाग में इंश्योरेंस है तो टर्म प्लान से पूरा करिए। तो यूलिप एक थोड़ी कमज़ोर कड़ी है उनके पोर्टफोलियो में। बाकी अगर पोर्टफोलियो देखें तो पॉजिटिव्स काफ़ी अच्छे हैं, यानी ओवरऑल जो बैलेंस बनाया है उन्होंने, फंड्स कम है, काफ़ी अच्छा एलोकेशन है, फ्लेक्सी कैप में करके रखा हुआ है, मिड कैप में है, स्मॉल कैप में है, तो ओवरऑल दिक्कत नहीं है पोर्टफोलियो के पॉइंट ऑफ व्यू से। और
गोल के पॉइंट ऑफ व्यू से 12% अनुमान से 5 साल का अगर यहाँ से सिर्फ टाइम होराइजन लेकर चल रहे हैं तो 11-12 लाख के आसपास वो टारगेट अचीव कर पाएंगे, जो भी वो टारगेट ले रहे हैं। तो डेफिनेटली ज़्यादा समय तक रखेंगे तो और अच्छी खासी वेल्थ क्रिएशन हो सकती है। पोर्टफोलियो अच्छा है। यूलिप मुझे लगता है डेफिनेटली जैसे वो भी सोच रहे हैं कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। यूलिप के बदले जो SIP जहाँ पे कर रहे हैं वो एक नॉर्मल, अगर चाइल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ही करना है, उनके एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, तो म्यूचुअल फंड्स में भी ऐसे प्लान्स अवेलेबल है जहां पे आप चाइल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, या अगर आप एग्जिस्टिंग में भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, रुपेश का सवाल लेते हैं। ईमेल के थ्रू सवाल भेजा है। मंथली सिप है 24,500 की, 4 लाख के पोर्टफोलियो की वैल्यू है। 10 साल के लिए इनका टारगेट है 1 करोड़ का। 2.5 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट भी करना है। एक्टिव पोर्टफोलियो कहाँ है? पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 4400 पर मंथ, 4400 पर मंथ है यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में, 5000 HDFC फ्लेक्सी कैप में, 2000 SBI स्मॉल कैप, ICICI प्रो मल्टी एसेट है 5000, 3300 क्वांट स्मॉल कैप, 4620 एक्सेस स्मॉल कैप, कैनरा बैंक फ्लेक्सी कैप में 4400 ही डाल रहे हैं ये, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में। बताइए क्या सजेशन है कि इस पोर्टफोलियो पर लमसम इन्वेस्टमेंट जो करनी है वो कहाँ करें, क्या राय? को थोड़ा मैंने डायग्नोसिस किया हुआ है दीपाली। मुझे लगता है कुछ इश्यूज जो है यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा। पहले तो 9 फंड्स, ओवरऑल 9 फंड्स में निवेश किया है, वहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन देखने जाए तो नहीं हो रहा है, ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है। स्मॉल कैप 3 फंड्स लेके रखे हैं, फ्लेक्सी कैप भी 3 रखे हैं, तो स्टेबिलिटी नहीं है, डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। चेंजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जो फंड कह रहा हूँ उसमें बने रहिए, और उसके अलावा जो बाकी फंड रहेंगे उसमें से निकल जाइए। किस में बने रहना है? पराग परिक का फ्लेक्सी कैप में बने रहिए, यूटीआई का निफ्टी 50 इंडेक्स है उसमें बने रहिए, मोतीलाल का मिड कैप, SBI का स्मॉल कैप और ICICI का मल्टी एसेट। ये फंड जो है, ये 5 फंड्स हैं, वो 5 फंड में बने रहिए। बाकी जो फंड्स हैं उसमें बने रहना नहीं है, क्योंकि ओवरलैपिंग हो रहा है। 2 फ्लेक्सी कैप में से निकल जाइए, HDFC और कैनरा का। स्मॉल कैप भी आप एक ही रखिए जो मैंने कहा है SBI का, बाकी आप फंड में से निकल जाइए। गोल फिजिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, 24,500 की SIP कर रहे हैं, 12% अनुमान से 60 लाख के आसपास वो टारगेट हासिल कर पाएंगे। ओवरऑल जो टारगेट है उसके हिसाब से अगर अचीव करना है गोल को, तो कम से कम 45,000 की SIP उनको करनी पड़ेगी, तभी ही वो टारगेट को अचीव कर पाएंगे। और मीनवाइल अगर जो उनका टेन्योर है उसमें अगर वो 20 लाख के आसपास कभी ना कभी पैसे को अगर वो ऐड करना चाहते हैं तो लमसम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐड कर सकते हैं। STP करके भी पैसा लमसम को ऐड कर सकते हैं अपने जो एग्जिस्टिंग जो 5 फंड मैंने बताए जिसमें बने रहना है। बाकी गोल फिजिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा SIP करेंगे, 45,000 की SIP करेंगे 12% अनुमान से, तो टारगेट को हासिल कर पाएंगे। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर। बदलाव डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो को लेकर सजेस्ट किए गए हैं क्योंकि नंबर ऑफ फंड्स काफ़ी ज़्यादा हैं। HDFC फ्लेक्सी कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, कैनरा बैंक फ्लेक्सी कैप से निकलने की सलाह है। इन्वेस्टेड रहिए पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, SBI या फिर क्वांट स्मॉल कैप में और ICICI मल्टी एसेट में। लमसम इन्वेस्टमेंट जो करना है वो आप बैलेंस एडवांटेज में निवेश कर सकते हैं। फ्लेक्सी कैप में 6 महीने का सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान आप कर सकते हैं। और रही बात आपके गोल की, तो डेफिनेटली एलोकेशन आपको इंक्रीज करना पड़ेगा अपने 1 करोड़ के लक्ष्य को हासिल करने के लिए। अदरवाइज 55-60 लाख रुपए कमा पाएंगे, या फिर 45,000 की सिप करें, धीरे धीरे करें एक साथ अगर आप नहीं इंक्रीज कर सकते हैं तो। एक और सवाल लेते हैं। विपुल ने एक सवाल हमें भेजा है ईमेल के थ्रू वडोदरा से। 49 ईयर्स इनकी एज है, 1 लाख की इनकी मंथली सिप है, रिटायरमेंट के लिए निवेश कर रहे हैं 11 साल के हिसाब से। जानना चाहते हैं 11 ईयर्स के होराइजन से फंड्स कैसे हैं एक्टिव, प्लस कितना कॉर्पस ये इकट्ठा कर पाएंगे। पराग पारिक में 35,000, 17,000 है इनका मोतीलाल ओसवाल लार्ज मिड कैप में, 15,000 रुपये महीना डाल रहे हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, 8,000 DSP निफ्टी 50 इक्वल वेट, 8,000 ICICI प्रो फोकस, कोटक मल्टी कैप, 6,000 मेरे सेट लार्ज मिड कैप, 6,000 ही SBI कॉन्ट्रा में। क्या सजेशन रहेगा इनके पोर्टफोलियो और इनके गोल पर? देखिए, जब ये पोर्टफोलियो को मैं देखता हूँ दीपाली, तो पहले तो ये है 11 साल का टाइम है। वैसे 10 साल, 15 साल, 20 साल ये लॉन्गर टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी टाइम, होराइजन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा टाइम होराइजन है इनका, 11 साल है। फंड्स को देखूंगा अगर मैं, पहले इंप्रेशन होगी कि थोड़ा सा मिड कैप स्मॉल कैप हैवी पोर्टफोलियो है, एग्रेसिव पोर्टफोलियो है। अभी रिटायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये हम हमेशा ऐसा कहते हैं कि आप जब रिटायरमेंट के नज़दीक है तो आपका जो इक्विटी का एक्सपोजर है उसको थोड़ा सा कम करना चाहिए और एक श्योरिटी के साथ चलना चाहिए कि भाई मेरा इतना कॉर्पस तो बिल्ट हो ही जाएगा। क्योंकि कैसा होता है कि अगर मार्केट में बहुत बुरे साइकिल्स आते हैं, मार्केट निगेटिव जाता है, राइट, दोनों
साइकिल्स आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं। लंबे समय तक अगर नेगेटिव ज़्यादा खींच गया तो ओवर रिटर्न इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो मुझे लगता है एग्रेसिव पोर्टफोलियो है, हैवी मिड कैप, लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक्सपोजर है वो काफ़ी ज़्यादा है। बैलेंस एडवांटेज फंड को मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वो ऐड कर पाए, क्योंकि बैलेंस एडवांटेज एक बैलेंस देगा पोर्टफोलियो में हाइब्रिड के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जैसे मैं कह रहा हूँ कि भाई रिटायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा डेट एलोकेशन भी अगर वो बना के रखते हैं तो इक्विटी एक्सपोजर 65 to 70% रखे। हाइब्रिड और डायनामिक एसेट एलोकेशन या मल्टी एसेट जैसे फंड अगर वो पोर्टफोलियो में डालते हैं वहाँ पे एक्सपोजर 20 से 25% का होना चाहिए। और अगर कोई ऐसे थीमेटिक फंड वगैरह उनके पोर्टफोलियो में वो बिल्ड करना चाहे तो उसका एक्सपोजर 10% के आसपास का होना चाहिए। तो इस तरह से ओवरऑल अगर देखें SIP अमाउंट काफ़ी एक्सीलेंट अमाउंट है। गोल के पॉइंट ऑफ व्यू से 11 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से 1 लाख के ज़्यादा की अगर वो SIP कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा वेल्थ क्रिएशन हो सकता है। रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से 70% तक का इक्विटी का रिस्क रखिए, बाकी जो 30% का है वो आप हाइब्रिड वाले कैटेगरी के साथ रखिए। और 60 जब आपका रिटायरमेंट होगा तब और एक बार अच्छे से रिव्यू करिए कि भाई मेरे जो आने वाले 10 साल या 15 साल या 20 साल या 30 साल होंगे, राइट, उसमें मार्केट के अनुरूप मुझे इक्विटी का एक्सपोजर में चेंजेस करना है और डेट का एक्सपोजर क्या मुझे 50-50 का एक्सपोजर रखना है। अभी इक्विटी को आप 20-30% भी मत कर देना। ये भी बहुत बार गलती हो जाती है दीपाली लोगों से कि मेरा रिटायरमेंट हो जाता है तो मैं इक्विटी का एक्सपोजर एकदम कम कर देता हूं। ये भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा जी गए 70-80 ईयर्स तक जी गए तो इक्विटी ही एक ऐसा एसेट क्लास है जो आपके जो दूसरे एसेट क्लास से उसको बीट करेगा, राइट। तो इस तरह से आपका पोर्टफोलियो में ध्यान रखिए और थोड़ा सा रिस्ट्रक्चरिंग करिए। अमाउंट वाइज, गोल वाइज, टेन्योर वाइज कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रक्चरिंग वाइज थोड़ी सी चेंजेस आपको करनी होगी आपके पोर्टफोलियो में। ओके, चलिए, तो ये सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर दी गई है और क्या बदलाव करने हैं, क्या स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए टूवर्ड्स आपके होराइजन के समय तक, वो तमाम बातें यहाँ पर बताई गई हैं। तो उस हिसाब से आपको स्ट्रैटेजी बनानी है। चलिए, रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और सवालों करेंगे शामिल। आप देखते रहिए योर मनी। योर मनी आपकी तमाम क्वेरीज को आंसर करने के लिए विरल भट्ट हमारे साथ बने हुए हैं। बात करते हैं कुछ व्यूअर्स से और हमारे साथ हैं अब प्रदीप गोवा से सवाल पूछने के लिए। प्रदीप जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। चलिए, इनकी फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई। सवाल ले लेते हैं जो डिटेल्स इन्होंने पहले हमारे साथ टीम के साथ शेयर की थी। मंथली सिप चल रही है 19,000 रुपये महीने की। टोटल पोर्टफोलियो की वैल्यू है 9,80,000। जाना चाहते हैं फंड सिलेक्शन कैसा है, सही है या फिर नहीं। 3,000 पर मंथ है कोटक मल्टी कैप में, 3,000 कैनरा बैंक स्मॉल कैप में, SBI स्मॉल कैप में 3,000, देन 2,500 पर मंथ SBI ब्लू चिप, 2,500 पर मंथ SBI कॉन्ट्रा, 1,500 पर मंथ HDFC फोकस्ड इक्विटी, HDFC इंडेक्स फंड में 1,500 पर मंथ। क्या सजेशन के पोर्टफोलियो और इनके गोल पर? देखिए दीपाली, जो हमने शुरू में बात की आज के टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक ही कैटेगरी में देखें तो स्मॉल कैप में 2 फंड्स लेके रखे हैं, SBI और HDFC AMCs में 2 फंड्स लेके रखे हैं। तो ओवरलैपिंग और ओवर डाइवर्सिफिकेशन थोड़ा सा दिखता है यहाँ पे, तो थोड़ा सा रिस्ट्रक्चरिंग करने की ज़रूरत है। देखिए ओवरऑल अगर हम देखेंगे ना तो SIP पॉइंट ऑफ व्यू से जो वो कर रहे हैं और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम भी वो उन्होंने इंक्रीज़ की है, 19,000 के आसपास की SIP कर रहे हैं, वो काफ़ी अच्छा है। एक्टिव और पैसिव वो दोनों का मिश्रण उन्होंने रखा है, वो भी एक स्ट्रेटेजी अच्छा है। वैसे हम कहते हैं लार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडेक्स फंड काफ़ी सही से रह सकता है पोर्टफोलियो में। तो ओवरऑल वैसे मिक्स अच्छा है। सजेशन यही है, स्मॉल कैप एक ही रखिए, एक ही AMCs का एक ही फंड रखिए। डिविडेंड पे आउट करके ऑप्शन उन्होंने एक फंड में रखा हुआ है, राइट। तो डिविडेंड पे आउट थोड़ा सा टैक्स इनएफिशिएंट है, तो ग्रोथ में उसको कन्वर्ट कर दीजिए, राइट। फ्लेक्सी कैप रखिए। इक्विटी का जो जर्नी है, ओवरऑल जो टाइम जर्नी उन्होंने तय किया है तब तक बने रहें। और ओवरऑल जो चेंजेस करने मैंने कहे हैं वो थोड़ा सा चेंजेस करते हैं तो रिस्ट्रक्चरिंग अच्छी खासी हो जाएगी ओवरऑल पोर्टफोलियो में। और जो बार बार भी थोड़ा सा रिव्यू करना ज़रूरी है, 3 साल 5 साल के बाद भी एक बार आप आपका पोर्टफोलियो रिव्यू करिए कि किस तरह से किस दिशा में जा रहा है। ओवरलैपिंग जो है AMC वाइज और कैटेगरी वाइज उससे बचिए। ओके, तो आपके पोर्टफोलियो को राय दी गई है। ओवरलैपिंग, ओवर डाइवर्सिफिकेशन को थोड़ा सा आपको अवॉइड करना है, बाकी आपका पोर्टफोलियो ठीक है। नितेश से बात करते हैं, जबलपुर से हमारे साथ कनेक्टेड है। नितेश नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका।
चलिए सवाल ले लेते हैं इनका। ईमेल के थ्रू इन्होंने सवाल भेजा है और सवाल है कि इनकी उम्र 37 ईयर्स है, 45,000 पर मंथ की इनकी सिप चल रही है, 18 लाख के आसपास की पोर्टफोलियो की वैल्यू है। पोर्टफोलियो जो एक्टिव है पहले वो बता देती हूँ। मोतीलाल ओसवाल ELSS टैक्स सेवर 15,000, 5,000 पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, 5,000 मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, 5,000 है इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप। सिमिलर अमाउंट डिप्लॉय कर रहे हैं कोटक मल्टी कैप, कैनरा बैंक मल्टी कैप, ICICI प्रो डिविडेंड डील, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500, मोमेंटम 50 और SBI कॉन्ट्रा में अगेन 5,000। 50 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट भी इनको करना है। जाना चाहते हैं FD में करें या फिर म्यूचुअल फंड में, और अगर हाँ तो कहाँ पर करें? सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के थ्रू इनको लॉन्ग टर्म निवेश करना है, ये 50 लाख का जो लमसम प्लान कर रहे हैं। बताइए सलाह इनके लिए। देखिए ओवरऑल पोर्टफोलियो देखें तो काफ़ी स्ट्रेंथ अच्छी दिख रही है। जो उन्होंने स्टाइल पोर्टफोलियो का ओवरऑल बनाया है, मिक्स जो बनाया है, फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, राइट, वो काफ़ी मिक्स अच्छा है। लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। कंसर्न्स मल्टी कैप फंड्स बहुत ज़्यादा है अगर आप देखेंगे तो मल्टी कैप फंड एक ही कैटेगरी में आपने 2 फंड्स रख के रखे हैं तो एक फंड निकल जाइए। मेरा कहना है कोटक मल्टी कैप को आप कंटिन्यू रख सकते हैं, कैनरा को कंटिन्यू रखने की ज़रूरत नहीं है। ELSS फंड अभी अगर आप टैक्स बेनिफिट ले रहे हैं तो ELSS को कंटिन्यू रखिए, अदरवाइज ELSS फंड या और कोई फ्लेक्सी कैप फंड, दोनों वैसे देखने जाए तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है, अननेसेसरी आप ELSS को कंटिन्यू मत रखिए। थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप नॉर्मल जो फंड है वो आप रख सकते हैं। पराग परिक को रखिए पोर्टफोलियो में, मोतीलाल मिड कैप को पोर्टफोलियो में रखिए, कोटक मल्टी कैप को पोर्टफोलियो में रखिए, राइट, और जो मोमेंटम फंड आप ने रखा हुआ है वो आप कंटिन्यू रखिए। टैक्स बेनिफिट वाला जो फंड है उसको आपको एक बार रिव्यू करना है, ठीक है। आप जो लमसम पॉइंट ऑफ व्यू से निवेश SWP पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे थे तो डेफिनेटली आपको जो लमसम है अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मार्केट के जो चाल चल रही है, मार्केट जिस तरह से चल रहा है उसमें आप STP कर सकते हैं, यानी जो अमाउंट है 50 लाख वो आप अभी कॉम्बिनेशन बनाइए डेट फंड्स का, 3 से 4-5 फंड लीजिए, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म डेट फंड, लिक्विड फंड्स, ऐसे करके थोड़ा सा पोर्टफोलियो बनाइए और धीरे धीरे करके आप इक्विटी में निवेश करिए। आप यहाँ से समय ले सकते हैं कम से कम 9 महीने से लेकर 1 साल का, राइट, और धीरे धीरे करके आप आपके जो डेट फंड्स में जो निवेश करने की सलाह मैं दे रहा हूँ उसको आप इक्विटी में ट्रांसफ़र करिए। ओवरऑल पोर्टफोलियो में ये जो चेंजेस हैं वो आप करिए तो पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा आपका रिस्ट्रक्चर हो जाएगा। ओके, तो ये बदलाव आपको सजेस्ट किए गए हैं, थोड़ी रिस्ट्रक्चरिंग करने की ज़रूरत है आपको अपने पोर्टफोलियो में। जैसे विरल ने कहा कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल मिड कैप रख सकते हैं, एक ही मल्टी कैप फंड रखें, निफ्टी का 500 मोमेंटम फंड रखें। टैक्स बेनिफिट अगर आपको नहीं चाहिए तो ELSS से आप निकले, तो ये बदलाव करने की आपको ज़रूरत है अपने इस पोर्टफोलियो में जो आपका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है। प्लस अगर लमसम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो शॉर्ट ड्यूरेशन कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में डाल सकते हैं, थोड़ा पैसा आप बैलेंस एडवांटेज फंड में डालिए, 10 लाख आप इक्विटी में डालिए, 5 लाख बैंक FD में भी डालिए। तो उस पूरे 50 लाख को किसी एक एसेट क्लास में नहीं, बस उसी अम्ब्रेला के अंडर अलग अलग जगह डिप्लॉय करें, ये आपके लिए स्ट्रैटेजी है। चलिए सवाल तो इतने ही शामिल करेंगे, पूछ लेते हैं विरल के टॉप 4 फंड्स। विरल बताइए। डेफिनेटली ये मेरे टॉप 4 फंड्स हैं मैं जो कहने वाला हूँ। फिर भी निवेशक अपना रिस्क प्रोफाइल और अपने फाइनेंशियल सलाहकार से एक बार सजेशन लेकर फिर वो पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं। निपॉन का ओमनी मल्टी एसेट FOF फंड जो है वो मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगा मार्केट को देखकर, ओवरऑल डिफरेंट एसेट क्लास में। वाइट ओक का बैलेंस एडवांटेज फंड, अगेन वापस से ये भी हाइब्रिड फंड है। पहले वाला जो निपॉन का मल्टी एसेट फंड था ओमनी वाला FOF, वो भी हाइब्रिड फंड है। तीसरा फंड मैं जो कहूँगा वो भी एक FOF है जो थीमेटिक एडवांटेज, जो डिफरेंट सेक्टर्स में डालता है, कोई एक सेक्टर में निवेश नहीं करता है बट एक डिफरेंट सेक्टर का बास्केट बनाता है। और अभी के मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो के पॉइंट ऑफ व्यू से HDFC का फोकस फंड, निपॉन का ओमनी मल्टी एसेट, वाइट ओक का बैलेंस एडवांटेज, ICICI का प्रू थीमेटिक एडवांटेज FOF और HDFC का फोकस्ड फंड। ओके, चलिए तो ये रहे टॉप 4 फंड्स विरल की तरफ से, इन्हें आप नोट कर लीजिए। निपॉन ओमनी मल्टी एसेट फंड ऑफ फंड, वाइट ओक बैलेंस्ड एडवांटेज, ICICI प्रू थीमेटिक एडवांटेज फंड ऑफ फंड और HDFC फोकस फंड। तो ये रही चॉइसेस। शुक्रिया विरल आने के लिए शो में और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ योर मनी में इतना ही। ब्रेक के बाद में खबरें जारी हैं। नमस्कार।